अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, मैं आपको वेलकम करता हूं मनी एंड बैंकिंग MGT 411 के लेक्चर नंबर 4 में। आज के लेक्चर का मेन टाइटल है अदर फॉर्म्स ऑफ पेमेंट। आज के लेक्चर में जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं उसमें नंबर 1 पे है डेबिट कार्ड, सेकंड है क्रेडिट कार्ड, थर्ड है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र, फोर्थ इज़ ई मनी, फिफ्थ वन इज़ स्टोर्ड वैल्यूड कार्ड, 6 नंबर पर डिस्कस करेंगे द फ्यूचर ऑफ मनी, 7th है मेजरिंग मनी और लास्ट में होगा मेजर ऑफ इन्फ्लेशन। तो आइए अपने लेक्चर को स्टार्ट। जी तो फ्रेंड्स, जैसा कि हम स्लाइड्स में देख चुके हैं कि कौन कौन से टॉपिक हमने डिस्कस करने हैं, तो आइए वन बाय वन इनको डिटेल में देखते हैं। आप नंबर 1 पे डेबिट कार्ड है, द मनी इन योर अकाउंट इज़ यूज फॉर पेमेंट। डेबिट कार्ड्स में क्या होता है, जो नॉर्मली हमारे पास ATM कार्ड्स जो होते हैं वो डेबिट कार्ड की फॉर्म में होते हैं। डेबिट कार्ड में सिंपली ये होता है कि उस अकाउंट के अंदर आपके पास एक बैलेंस मौजूद होता है आपके अकाउंट के अंदर, और वो जो बैलेंस है वो यूज़ होता है पेमेंट करने के लिए। ये आप कह सकते हैं कि ये एक चेक के तरीके से काम करता है और इसकी जो है वो ट्रांजैक्शन की फ़ीस भी होती है। जैसे आप ATM से अमाउंट निकालते हैं तो पहले 15 रुपीज़ डिडक्ट होते थे, अब मेरे ख्याल 23 या 25 समथिंग रुपीज़ जो हैं वो डिडक्ट हो रहे होते हैं। इस तरह एक और कार्ड होता है क्रेडिट कार्ड। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, इट इज़ अ प्रॉमिस बाय बैंक टू लेंड द कार्ड होल्डर मनी विद विच टू मेक परचेजेस। डेबिट और क्रेडिट कार्ड में फ़र्क ये होता है कि क्रेडिट कार्ड बैंक आपको सर्टेन डॉक्यूमेंटेशन और टर्म्स एंड कंडीशन के बाद जब आप साइन करते हैं तो वो आपको प्रोवाइड करता है। उसमें ये होता है कि क्रेडिट कार्ड जो है उसके अंदर एक बैलेंस बैंक जो आप उससे अपनी पेमेंट जो है वो करते रहते हैं और आपके पास अकाउंट में पैसे नहीं होते। जैसे डेबिट कार्ड में आपके अकाउंट में जो पैसे होते हैं उसी से आप ट्रांजैक्शन वगैरह कर सकते हैं, जितने पैसे हैं उतनी चीज़ें ले सकते हैं। क्रेडिट कार्ड में क्या होता है, एक मंथ के बाद आपके पास बिल आ जाता है, उसमें आप जो है वो चीज़ें ख़रीदते रहते हैं और उसके ऊपर सर्टेन जो है वो फ़ीस होती है बैंक की, बैंक वो आपसे चार्ज कर लेता है। अब यहाँ पे बताया हुआ व्हेन द कार्ड यूज टू बाय मर्चेंडाइज द सेलर सर्विस रिसीव पेमेंट इमीडिएटली। जब आप कोई चीज़, जैसे आप एक मिसाल ले लें, एक आप सुपर स्टोर में गए और वहाँ से आपने कुछ चीज़ें ख़रीदी हैं, तो उसमें क्या होता है कि जब आप कार्ड देते हैं तो फ़ौरन जो है वो आपका जो बायर होता है जहाँ से आप चीज़ें ख़रीद रहे होते हैं तो उसको फ़ौरन पेमेंट चली जाती है। अब जो पैसा जा रहा होता है वो पैसा जो है वो आपके अकाउंट से नहीं जा रहा होता, वो डायरेक्टली जो है वो बैंक पेमेंट कर रहा होता है। तो यहाँ पे बता रहे हैं द मनी दैट इज़ यूज फॉर पेमेंट डज नॉट बिलोंग टू द बायर, यानी कि जो पैसा जो कि पेमेंट के लिए इस्तेमाल किया जा रहा है वो बायर का नहीं है, यानी कि आपका पैसा नहीं है। रेदर द बैंक मेक द पेमेंट क्रिएटिंग लोन द बायर दैट मस्ट रीपे, यानी कि जो बैंक जो है वो पेमेंट कर रहा होता है और आपके अकाउंट में एक लोन बन रहा होता है जिसको आपको वापस करना होता है। सो दे डू नॉट रिप्रेजेंट मनी, रेदर दे रिप्रेजेंट अक्रॉस एक्सेस टू समवन एल्स मनी। तो इसमें आपकी बात हो रही है कि आप जो है वो पैसा नहीं दे रहे बल्कि किसी और का पैसा जो है वो उसको दे रहे हैं और अपनी चीज़ें जो हैं वो आप ख़रीद रहे हैं। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र। इलेक्ट्रॉनिक फ़ंड ट्रांसफ़र क्या होते हैं, जैसे आप जो है वो आप बैंक की मिसाल ले लें, उसके अंदर आपने ऐप वगैरह ली हुई होती है, उसके थ्रू जो है वो आप अपने पेमेंट वगैरह करने के लिए यूज़ कर रहे होते हैं। इजी पैसा और जैज़ कैश, आई एम नॉट श्योर, लेकिन वो भी इसी के अंदर आ सकती है क्योंकि आप एक बैलेंस डलवा देते हैं और इलेक्ट्रॉनिकली जो है वो आप उसको ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। उसके बाद ई मनी है, यूज़ फॉर परचेजेज ऑन द इंटरनेट। ई मनी इस्तेमाल होती है परचेजेज करने के लिए इंटरनेट पर। यू ओपन एन अकाउंट बाय ट्रांसफरिंग फंड इनटू द इशूअर ऑफ द मनी। व्हेन शॉपिंग ऑनलाइन इंस्ट्रक्टर द इशूअर टू सेंड योर मनी टू मर्चेंट। इट इज़ रियली अ फॉर्म ऑफ प्राइवेट मनी। अब इसकी एग्जांपल आप इस तरीके से ले सकते हैं कि आप जैसे स्टॉक एक्सचेंज वगैरह में शेयर्स वगैरह ख़रीदने के लिए आप क्या करते हैं कि ब्रोकर जो होता है उसके पास जो है वो आप अकाउंट, एक एजेंसी होती है जो कि आपके हेल्प प्रोवाइड कर रही होती है कि आप जो है स्टॉक एक्सचेंज से शेयर्स वगैरह ख़रीद लें। तो वो जो एजेंसी होती है आप क्या करते हैं, उनके पास अकाउंट खोलते हैं। उनके पास जब आप अकाउंट ओपन कर लेते हैं तो फिर वो क्या करते हैं, वो आपको फैसिलिटेट कर रहे होते हैं ई मनी की सूरत में। अब आप क्या करते हैं, उनके पास अकाउंट खोल लेते हैं उनकी एजेंसी में और वहाँ पे पैसे ऐड करते हैं, तो वो ये कौन से पैसे हैं, ये ई मनी की बेस में आ जाते हैं। और जब आपको कोई शेयर्स वगैरह ख़रीदने होते हैं तो आप वहाँ से बैंक पे पैसे ट्रांसफ़र कर लेते हैं और आप अपने शेयर्स वगैरह जो हैं वो ख़रीद लेते हैं। तो ये जो है वो प्रोसेस इस तरीके से काम कर रहा होता है। उसके बाद हम आ जाते हैं स्टोर्ड वैल्यू कार्ड के ऊपर कि आप अगर किसी, जैसे आप मिसाल ले लें, आप किसी शॉपिंग स्टोर में जाते हैं या सुपर मार्केट में जाते हैं, जो सुपर मार्केट जो है वो अपने कार्ड्स वगैरह जो है वो इशू कर रही होती है, तो उस कार्ड्स के अंदर जो है वो एक अमाउंट डाल देते हैं और उस अमाउंट से आप शॉपिंग वगैरह कर रहे होते हैं, तो वो स्टोर्ड वैल्यू कार्ड कहलाते हैं। उसके बाद है द फ्यूचर ऑफ मनी। द टाइम इज़ रैपिडली अप्रोचिंग व्हेन सेफ एंड सिक्योर सिस्टम फॉर पेमेंट विल यूज टू वर्चुअली नो मनी एट ऑल। जैसे जैसे वक्त गुजरता जा रहा है तो उसमें क्या हो रहा है कि एक फ्यूचर ऑफ मनी निकल के आ रहा है कि भाई कोई पैसा जो है वो कैरी करके आप ना चलें, बल्कि आपके पास कार्ड वगैरह हो जो कि फुल्ली सिक्योर्ड होते हैं, और वो कार्ड वगैरह अगर गिर जाएँ तो आपको इतनी परेशानी नहीं होती, आप उसको ब्लॉक करवा देते हैं और उससे आपका इतना ज़्यादा नुकसान नहीं होता।
अब आगे चल के अगर हम मज़ीद बात करें, क्योंकि ये लेक्चर तकरीबन अच्छे खासे पुराने हैं, अब अगर अपग्रेडेशन की बात करें तो करंट सिनेरियो में क्या हो रहा है कि क्रिप्टो करेंसी आ रही है, ब्लॉकचेन आ रही है और ये सारी चीज़ें आ रही हैं, तो इसमें क्या है, फ्यूचर ऑफ मनी जो है वो बहुत ज़्यादा एडवांस होता जा रहा है। मेजरिंग मनी, ये जो है मैंने हाईलाइट किया हुआ, सिंपली आप पढ़ लेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा, कोई इतनी ज़्यादा कन्फ्यूजन नहीं होगी, सेल्फ एक्सप्लेनेटरी थिंग्स हैं ये, और इस लेवल पे आके आप इजीली समझ सकते हैं। फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम हो तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। आगे कुछ कैलकुलेशन है इस लेक्चर में, तो मैं उसके लिए टाइम बचा रहा हूँ ताकि वीडियो इतनी ज़्यादा लंबी ना हो। मेजरिंग मनी, डिफरेंट डेफिनेशन ऑफ मनी बेस्ड अपॉन डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, फेडरल रिजर्व सिस्टम डिफाइन मॉनिटरी एग्रीगेट, यानी कि डिफरेंट डेफिनेशन यूज़ होती हैं पैसे के लिए कि, और उसको किस चीज़ पे करते हैं, लिक्विडिटी के ऊपर। लिक्विडिटी से मुराद क्या है, पिछले लेक्चर में हम कवर कर चुके हैं, और मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली ये जो हैं ये लेक्चर्स जब कोर्स के स्टार्टिंग लेक्चर होते हैं, इनसे आपकी बेस बन रही होती है, तो शुरू के लेक्चर लाजमी देखा करें। आप लोग क्या करते हैं कि यार शुरू के लेक्चर बिल्कुल छोड़ देते हैं कि इनसे ना कोई क्विज़ आएंगे और असाइनमेंट भी बाद के लेक्चर से आ रहे होते हैं, तो ये इतने ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। तो उसमें आप आगे से लेक्चर स्टार्ट करते हैं, और उसमें क्या होता है कि शुरू में बच्चों की मोटिवेशन नहीं होती, वो पढ़ते नहीं है और वो बेस लेक्चर भूल जाते हैं, और जब वो आगे के लेक्चर देखते हैं तो उसमें कॉम्प्लेक्स टॉपिक आए हुए होते हैं और फिर वो उनको समझ नहीं आती। फिर कमेंट्स में हमें बुरा बोलने से कि आपने सही नहीं समझाया, उससे बेहतर ये है कि आप पिछले लेक्चर्स ले लें ताकि आपकी बेस बनी हुई और चीज़ें आसानी से आपको समझ में आ जाए। क्योंकि वर्चुअल यूनिवर्सिटी के जो स्टडी स्टाइल है उसमें ये होता है कि पहले एक नॉर्मल टॉपिक डिफाइन किए जाते हैं, आपकी बेस बनाई जाती है, उसके बाद जो है कॉम्प्लेक्स टॉपिक आते जाते हैं। तो आपकी अगर बेस कंप्लीट होगी, बेस मजबूत होगी, तो आप इजीली चीज़ें को समझ सकेंगे। तो लिक्विडिटी हमने पीछे देखा था कि कोई भी एसेट जो कि इजीली लिक्विडेट हो जाए, यानी कि कैश में कन्वर्ट हो जाए, तो लिक्विडिटी कहलाते हैं। तो इसी तरीके से मनी की डेफिनेशन जितने इजीली लिक्विडेट हो जाएगा तो उतना ईजी होगा उसको मेजर करना। फेडरलिज्म सिस्टम डिफाइन मॉनेटरी एग्रीगेट। मॉनेटरी एग्रीगेट का मतलब क्या होता है, मॉनेटरी एग्रीगेट आर डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ मनी इन द इकोनॉमी दैट मेजर ओवरऑल साइज ऑफ लिक्विडिटी ऑफ द मनी सप्लाई, यानी कि मुख्तलिफ किस्म की सूरत में, जैसे गोल्ड होता है, सिल्वर होता है और मेटल्स वगैरह होते हैं, और मुख्तलिफ किस्म की इकोनॉमी होती है, प्राइस बॉन्ड होते हैं, डिमांड डिपॉजिट होते हैं, इस तरीके की चीज़ें जो हैं वो मार्केट में सर्कुलेट कर रही होती हैं। तो इन सब की लिक्विडिटी के साइज़ को मेजर करके डिमांड मनी की सप्लाई को जो है वो मेजर किया जा रहा होता है। दे इंक्लूड कैश, एक बैंक डिपॉजिट, आगे बताया भी जा रहा है कि क्या क्या चीज़ें हैं। कैश और बैंक डिपॉजिट हैं यूज बाय सेंट्रल बैंक टू एनालाइज द इकोनॉमी एंड मेक मॉनेटरी पॉलिसी डिसीजन, यानी कि स्टेट बैंक क्या करता है, जो फेडरल रिजर्व सिस्टम हमारे यहाँ स्टेट बैंक है, वो ये कर रहा होता है कि वो सारी चीज़ें देख रहा होता है कि कितनी चीज़ें जो हैं वो अवेलेबल हैं इस टाइम, ठीक है, और उनके ऊपर जो है वो कितनी मनी है, और उसको देखते हुए जो है वो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो कंट्री की डिज़ाइन की जाती है। चेंजेस इन द अमाउंट ऑफ मनी इन द इकोनॉमी आर रिलेटेड टू द चेंज इन द इंटरेस्ट रेट, इकोनॉमिक ग्रोथ एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट इन्फ्लेशन। जब आप पैसे के अमाउंट में चेंजिंग करते हैं, यानी कि ज़्यादा नोट छापते हैं या कम नोट छापते हैं, उसका इफेक्ट होता है किसके ऊपर, इंटरेस्ट रेट के ऊपर, इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर, मोस्ट इंपॉर्टेंटली इन्फ्लेशन के ऊपर वो इफेक्ट कर रहा होता है, यानी कि गुर्बत कितनी बढ़ेगी कम होगी। इन्फ्लेशन का मतलब क्या होता है कि जनरल जो चीज़ें हैं उनकी प्राइस लेवल कितना ऊपर नीचे जा रहा है, तो सिंपली ये इन्फ्लेशन से कंट्रीब्यूट करता है। विद इन्फ्लेशन यू नीड मोर मनी टू बाय द सेम बास्केट ऑफ गुड बिकॉज इट कॉस्ट मोर, यानी कि इन्फ्लेशन जब बढ़ जाती है तो आपको वही चीज़ें खरीदने के लिए ज़्यादा पैसे की रिक्वायरमेंट होती है। सम बास्केट ऑफ गुड से मुराद ये होता है कि आप महीने में जब राशन लेकर आते हैं, वो राशन आपको एक मिसाल ले लेंगे कॉस्ट कर रहा है 10,000 का, लेकिन जब इन्फ्लेशन राइज होगी तो वही राशन सेम चीज़ें आपको 12,000, 13,000 और इवन 15,000 तक जाके मिलेंगी। इन्फ्लेशन मेक मनी लेस वैल्यूएबल, यानी कि पैसा तो आपके पास वही है, नोट वही है, अभी भी आपके पास 10,000 रुपये वही है, लेकिन क्या हो गया, इसकी वैल्यू कम हो गई, अब वो चीज़ें ज़्यादा महंगी आपको मिल रही। द प्राइमरी केस ऑफ इन्फ्लेशन इज़ द इशुएंस ऑफ टू मच मनी, यानी कि प्राइमरी केस जो होता है ना इन्फ्लेशन का, उसमें क्या होता है कि कंट्री जो है वो बहुत ज़्यादा पैसे जो है वो छाप देती है। अब इसका एक केस पड़ा हुआ है यूट्यूब के ऊपर, आप देखें कि जिम्बाब्वे में क्या हुआ था जब जिम्बाब्वे ने बहुत ज़्यादा करेंसी छाप दी थी। तो आप सिंपल यूट्यूब पे जाके सर्च कर सकते हैं व्हाट हैपेंड टू जिम्बाब्वे व्हेन दे प्रिंट सो मच मनी। इन हिंदी लिख दें, इन उर्दू लिखें, वो पूरी वीडियो आ जाएगी और वो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगी इस पूरे कोर्स को समझने के लिए। बिकॉज मनी ग्रोथ इज़ रिलेटेड टू इन्फ्लेशन वी नीड टू बी एबल मेजर हाउ मच मनी इज़ सर्कुलेटिंग, यानी कि आपको पैसा जो है वो ग्रोथ के ऊपर इफेक्ट कर रहा होता है और इन्फ्लेशन आ रहा होता है इसकी वजह से। तो आपने क्या करते हैं, फेडरलिज्म सिस्टम और एसपीपी क्या करता है, वो मेजर करता है कि कितना पैसा जो है वो इस टाइम सर्कुलेट कर रहा है। ये किस तरीके से मेजर होता है, क्या प्रोसेस होता है, ये हम आगे देखेंगे, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, बस आप इस चीज़ को समझ लें। ब्रॉडली कैटेगराइज फाइनेंशियल एसेट एंड शॉर्ट टर्म बाय डिग्री ऑफ लिक्विडिटी, वही लिक्विडिटी कितनी आसानी से एक एसेट कैश में कन्वर्ट हो सकता है, उसको लिक्विडिटी कहते हैं। सॉर्ट देम बाय ईज विद विच दे कैन कन्वर्टेड इनटू मीन्स ऑफ पेमेंट, यानी कि जो मीन्स ऑफ पेमेंट के लिए इस्तेमाल हो, यानी कि अगर आप कोई चीज़ ख़रीदना चाहते हैं तो उसमें क्या होता है कि आप पैसे देके वो चीज़ें आसानी से ले सकते हैं, लेकिन अगर आप गोल्ड देके, मोबाइल देके, दूसरी चीज़ें अगर आप बार्टर सिस्टम को फॉलो करेंगे, वो
इस टाइम पे नहीं करेगा। कितनी आसानी से शॉपकीपर जो है वो आपसे चीज़ें एक्सेप्ट कर लेता है और आपको चीज़ें दे देता है, ये चीज़ें समझ में आती है। जैसे आप सुपर मार्केट में जाते हैं या किसी बड़े शॉपिंग स्टोर में जाते हैं, मॉल में जाते हैं, तो वहाँ आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं। और पेट्रोल पंप पे भी आप कार्ड के थ्रू पेमेंट कर सकते हैं, लेकिन उनको चार्जेस लगती है, तो वो क्या करते हैं कि कार्ड आपसे लेते ही नहीं है, तो वो रेजिस्ट करते हैं। तो कितनी आसानी से एक मेथड आप यूज़ कर सकते हैं पेमेंट के लिए, उसको सॉर्ट करने की यहाँ पे बात हो रही है। अरेंज देम फ्रॉम मोस्ट लिक्विड टू लीस्ट लिक्विड, यानी कि मोस्ट लिक्विड यानी कि इजीली कन्वर्ट हो जाए कैश में। जैसे गोल्ड है वो इजीली कन्वर्ट हो जाता है कैश में, मोबाइल और ऐसी कोई घर है, प्रॉपर्टी है, तो ये लीस्ट लिक्विड होते हैं। तो आपने सॉर्ट करना है कि कितनी आसानी से एक एसेट कैश में कन्वर्ट हो जाता है, और इसमें आपने करना जाता है कि पैसा सबसे आसानी से हो जाता है, गोल्ड थोड़ा उससे मुश्किल होता है, मोबाइल थोड़ा उससे मुश्किल होता है, प्रॉपर्टी थोड़ी उससे मुश्किल होती है, डायमंड थोड़ा उससे मुश्किल होता है। इस तरीके से आपने इस पूरी लिस्ट को जो है वो सॉर्ट करना है। ड्रॉ अ लाइन एंड इंक्लूड एवरीथिंग ऑन वन साइड ऑफ द लाइन इन द मेजर ऑफ द मनी, यानी कि एक लाइन ड्रॉ कर लें और इस तरह वो चीज़ें रखें जो मोस्ट लिक्विड हैं, और इस तरह वही चीज़ें रखें जो कि लीस्ट लिक्विड हैं। वेयर टू ड्रॉ लाइन कहाँ पे ड्रॉ करेंगे? इन रियलिटी वी ड्रॉ लाइन एट डिफरेंट प्लेसेस एंड कंप्यूट सेवरल मेजर ऑफ मनी कॉल्ड द मॉनेटरी एग्रीगेट। मॉनेटरी एग्रीगेट क्या होता है वो हम ऊपर देख चुके हैं। M1, M2 एंड M3 ये क्या होता है, आइए इनको देखते हैं। M1 इज़ द narrowest definition of money and include only currency and various deposit of various deposit account on which people can write check। यानी कि M1 के अंदर क्या होता है, करेंसी इन द हैंड ऑफ द पब्लिक, ट्रेवलर चेक, डिमांड डिपॉजिट एंड अदर चेकेबल डिपॉजिट जो हैं ये सब M1 में आते हैं। अब बात हो रही है M2 की। M2 इंक्लूड एवरीथिंग दैट इज़ इन M1। अब जो M1 के अंदर M2 के अंदर जो है वो M1 पूरा ऐड हो जाएगा। और M1 क्या होता है, करेंसी इन द हैंड ऑफ पब्लिक, ये M1 के अंदर आएगा। ट्रेवलर चेक ये M1 के अंदर आएगा। डिमांड डिपॉजिट ये M1 के अंदर आएगा, और अदर चेकेबल डिपॉजिट जो हैं वो M1 के अंदर आएंगे। अब M2 में ये सारी चीज़ें ऐड हो गई, प्लस इसके अंदर क्या होगा, एसेट दैट कैन नॉट बी यूज डायरेक्टली एज अ मीन ऑफ पेमेंट एंड आर डिफिकल्ट टू टर्न इनटू करंटली करेंसी क्विकली। यानी कि आप मिसाल ले लेते हैं कि प्रॉपर्टी जो है वो थोड़े देर से करेंसी के अंदर चेंज होती है, लेकिन उसकी अपनी वैल्यू होती है। तो M2 के अंदर आप ये कह सकते हैं कि ऐसी चीज़ें, ऐसे एसेट्स आ जाएंगे। स्मॉल डिनोमिनेशन ऑफ टाइम डिपॉजिट, मनी मार्केट डिपॉजिट अकाउंट, मनी मार्केट म्यूचुअल फंड शेयर्स, तो ये सारी चीज़ें जो हैं ये M2 के अंदर आती हैं। M2 is the most commonly quoted monetary aggregates in its movement are most closely related to interest rate and economic growth। यानी कि M2 जो है वो मोस्ट कॉमनली मॉनेटरी एग्रीगेट किया जाता है, क्योंकि इसकी जो मूवमेंट है वो इफेक्ट करती है इंटरेस्ट रेट को और इकोनॉमिक ग्रोथ को। M3 के अंदर जो है वो M2 की सारी चीज़ें ऐड हो जाती हैं, और अदर एसेट्स आर इंपॉर्टेंट टू लार्ज इंस्टीट्यूशन, और जो दूसरे एसेट्स हैं जो कि लार्ज इंस्टीट्यूशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं वो भी इसके अंदर जो है वो इंक्लूड हो जाते हैं। लार्ज डिनोमिनेशन टाइम डिपॉजिट्स क्या होते हैं? Large denomination time deposit refer to a type of bank deposit where individual institution invest a significant amount of money for a fixed period of time at a predetermined interest rate। इसमें क्या होता है कि इंडिविजुअल या बहुत बड़े इंस्टीट्यूशन जो बिजनेसेस होते हैं वो इन्वेस्ट करते हैं एक सिग्निफिकेंट अमाउंट ऑफ मनी फॉर अ फिक्स पीरियड ऑफ टाइम, जो कि जो सेविंग अकाउंट कहलाता है ना, कि उसमें क्या होता है कि आप एक पैसे रख देते हैं, जैसे कि 10 लाख 20 लाख 50 लाख रुपए आप फिक्स टाइम की रख देते हैं कि 3 साल पर रख दिया, और आपको बैंक बताता है कि अगर आप ये पैसे 10 साल के लिए रख लेंगे तो आपको हम इसके ऊपर इतना इंटरेस्ट देंगे। तो ये जो है वो लार्ज डिनोमिनेशन टाइम डिपॉजिट्स कहलाते हैं, और ये जो है M3 के अंदर आते हैं। इंस्टीट्यूशनल मनी मार्केट, म्यूचुअल फंड शेयर, रीपर्चेज एग्रीमेंट एंड यूरो डॉलर्स वगैरह जो हैं ये M3 के अंदर आते हैं। अब किन सिंबल से इनको एसोसिएट किया जाता है? C फॉर करेंसी, M1 इज इक्वल टू C प्लस, यानी कि करेंसी प्लस डिमांड डिपॉजिट, ट्रेवलर चेक, वो सारी चीज़ें आती हैं। M2 में M1 प्लस स्मॉल टाइम चेक डिपॉजिट, सारी चीज़ें आती हैं। M3 के अंदर ये सारी चीज़ें आती हैं जो हम ऊपर डिस्कस कर चुके हैं। अब यहाँ पे आपको मॉनेटरी एग्रीगेट दिए हुए हैं, वो फिगर इन मिलियंस में दिए हुए हैं, यानी कि ये जो फिगर्स हैं ये मिलियंस के अंदर है। 1 मिलियन जैसे 10 लाख के बराबर होता है ना, तो इसमें एक फिगर जो है वो मिलियंस के बराबर है। अब यहाँ पर हम इसको जो है वो मिलियंस करके यहाँ पे हम इसको कंसीडर कर लेंगे कि 7 लाख है। उससे क्या होगा कि कैलकुलेशन हमारे लिए ईजी हो जाएगी। अब उसके बाद ये दिखा रहे हैं कि स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान ने करेंसी इशू की 7,11,997। उसके बाद इसमें से कितनी करेंसी स्टेट बैंक ने होल्ड कर ली? SBP होल्ड क्यों करता है करेंसी? जो होल्ड कर ली वो है 3,188 मिलियन। अब यहाँ पर देखें कि किस तरीके से होल्ड कर ली। करेंसी होल्ड क्यों करता है? करेंसी होल्ड बाय ऐसे भी रेफर टू द अमाउंट ऑफ फिजिकल करेंसी, बैंक नोट एंड कॉइन, यानी कि स्टेट बैंक ने करेंसी इशू की, छापी होगी, फिर इशू की होगी, और उसके बाद जो है वो करेंसी कुछ उसने अपने पास रख ली। वो किस सूरत में थी? बैंक नोट्स की सूरत में और सिक्कों की सूरत में थी। अब उसके बाद है करेंसी इन टिल्स ऑफ शेड्यूल्ड बैंक, यानी कि 43
43,914 मिलियन रुपीज़ जो हैं वो कहाँ हैं, करेंसी एंड टिल्स ऑफ शेड्यूल बैंक के अंदर है। शेड्यूल बैंक, करेंसी एंड टिल्स ऑफ शेड्यूल बैंक से मुराद क्या है कि जो फिजिकल कैश है बैंक नोट और कॉइन की सूरत में वो कमर्शियल बैंक के अंदर पास है, कमर्शियल बैंक्स के पास है डेली ट्रांजेक्शन को हैंडल करने के लिए, तो उसको हम कह रहे हैं करेंसी एंड टिल्स ऑफ शेड्यूल बैंक। वो क्या है, 43,914 मिलियन रुपीज़। अब करेंसी इन सर्कुलेशन कैलकुलेट करने के लिए आप क्या करेंगे, 1 में से यानी कि करेंसी इशूड में से माइनस कर देंगे करेंसी हेल्ड बाय एसपीपी, और इसमें से माइनस, और जो अमाउंट बचेगा उसमें से आप माइनस कर लेंगे करेंसी इन टिल्ड ऑफ शेड्यूल्ड बैंक। तो उसके बाद जो आपकी करेंसी सर्कुलेशन निकल के आएगी वो इस तरीके से आ जाएगी। अब आपको क्या हो सकता है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, मुझे उम्मीद नहीं आएगा, लेकिन सब्जेक्टिव क्वेश्चन मिड टर्म में ऐसे आ सकता है कि भाई करेंसी जो है वो इशू की है स्टेट बैंक ने इतनी, अब आप जो है और करेंसी इन सर्कुलेशन जो है वो इतनी है, तो आप बताएं कि करेंसी कितनी एसबीपी में रखी होगी और कितनी जो है शेड्यूल बैंक के टिल्ट के अंदर होगी। तो आप सिंपली कैलकुलेट करके बता सकते हैं कि भाई इतनी होगी और इतनी इस तरफ होगी। तो इस तरीके के सवाल जो है उम्मीद नहीं आएगा, लेकिन हो सकता है कि आ जाए, 2 चीज़ें दी हुई होंगी, तीसरी चीज़ें पूछ लेंगे, तो सिंपल प्लस माइनस करके आप मालूम कर सकते हैं। शेड्यूल बैंक डिपॉजिट के अंदर कितने हैं, 93,272 मिलियन। अब शेड्यूल बैंक ये रेफर होता है टाइप ऑफ अकाउंट हेल्ड बाय इंडिविजुअल, यानी कि जो अब वो इंडिविजुअल जैसे आप और मैं अकाउंट खोलते हैं, मुख्तलिफ बिजनेसेस अकाउंट खोलते हैं, मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशन अकाउंट खोलती हैं, और ये पैसा जो इन्होंने डिपॉजिट कराया हुआ होता है, ये इसकी अमाउंट यहाँ पे बताई जा रही है कि 93,272 मिलियन वो हैं जो कि इंडिविजुअल अकाउंट है, ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट हैं या मुख्तलिफ बिजनेसेस के अकाउंट हैं, उसमें इतने पैसे पड़े हुए हैं जो कि कभी भी निकाले जा सकते हैं बगैर किसी, यानी कि कोई इसको रोक नहीं सकता कि भाई आप ये पैसे ना निकालें या खर्च ना करें इस तरीके से। अदर डिपॉजिट्स विद एसबीपी, यानी कि जो मुख्तलिफ अदर किस्म के डिपॉजिट स्टेट बैंक में हुए हैं वो 4,826 मिलियन है। उसके बाद M1 दिखा रहे हैं, M1 में क्या चीज़ें आ जाती हैं, करेंसी इन सर्कुलेशन, शेड्यूल बैंक डिमांड डिपॉजिट और अदर डिपॉजिट। 4, 5, 6 को प्लस करके M1 हमारे पास ये हो गया। उसके बाद शेड्यूल बैंक टाइम डिपॉजिट। शेड्यूल बैंक टाइम डिपॉजिट्स कौन से होते हैं, Schedule bank time deposit refer to a type of bank account where individual or entire invests a specific amount for a fixed period of time, यानी कि जो वो फिक्स एसिड वाला फिक्स्ड अकाउंट होते हैं, सेविंग अकाउंट जो होते हैं कि भाई एक मुख्तलिफ वक्त के लिए, इतने वक्त के लिए आप जो है वो पैसे रख देते हैं और उसके ऊपर आपको जो है वो इंटरेस्ट मिल रहा होता है। अब रेजिडेंट फॉरेन करेंसी डिपॉजिट ये क्या होता है, आप जो इलाके के लोग रह रहे होते हैं, जो हमारे पाकिस्तान में लोग रह रहे हैं, वो डॉलर्स अकाउंट खुलवाते हैं, यूरो अकाउंट खुलवाते हैं या पाउंड अकाउंट खुलवाते हैं, फॉरेन करेंसी अकाउंट जो खुलवा रहे होते हैं, तो उसको जो है वो रेजिडेंट फॉरेन करेंसी अकाउंट कहते हैं। उसके अंदर कितने पैसे पड़े हैं, अब टोटल मॉनेटरी एसेट। अब M2 कर रहे हैं, M2 में क्या हो गया 789, यानी कि M1 पूरा का पूरा प्लस हो गया और उसके बाद ये 2 चीज़ें जो M2 से रिलेटेड थी वो प्लस हो गई। अब टोटल अमाउंट जो है वो इतना निकल के आ गया। अब उसके बाद यहाँ पे दिया हुआ सोर्सेज स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान, यानी कि ये जो सारी इन्फॉर्मेशन है ये 2005 के मार्च 2005 की इन्फॉर्मेशन है और ये ली गई थी स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान से आपको बताने के लिए। उसके बाद यहाँ पर फिर आपको बताया जा रहा है कि M1 में क्या क्या चीज़ें आती हैं, M2 में क्या क्या चीज़ें आती हैं और M3 में क्या क्या चीज़ें आती हैं। इस तरीके से मजीद एक, यानी कि एक यहाँ पर आपको समझाने के लिए टेबल दिया गया और यहाँ पर फिर टेबुलर फॉर्म में आपको समझाया जा रहा है। तो ये सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, आप इसको देखेंगे ईजिली आपको समझ में आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पे फिगर दिखाई जा रही है ग्रोथ रेट इन मॉनेटरी एजेस, यानी कि किस तरीके से हमारा जो है वो स्टेटिस्टिक रहे हैं मॉनेटरी ग्रोथ को लेके। उसके बाद जो है वो मनी ग्रोथ एंड इन्फ्लेशन का जो ग्राफ है वो हमें दिखाया जा रहा है। उसके बाद मेजर ऑफ इन्फ्लेशन है कि आप किस तरीके से इन्फ्लेशन को मेजर कर सकते हैं। उसमें फिक्स वेट इंडेक्स माइनस CPI है। फिक्स वेट इंडेक्स क्या होता है, अगर आप फिक्स वेट इंडेक्स इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, यानी कि अगर फिक्स वेट इंडेक्स को आप कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स की फॉर्म में देखेंगे तो इसका मतलब ये होता है कि ये एक मेथड होता है कैलकुलेट करने का या मेजर करने का चेंजेस प्राइस लेवल ऑफ बास्केट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज ओवर पीरियड ऑफ टाइम, यानी कि जो चीज़ें आप खरीद रहे होते हैं उसकी वैल्यू में किस तरीके से चेंजेस आ रही है ओवर अ स्पेसिफिक पीरियड ऑफ टाइम। इसको जो है वो फिक्स प्राइस इंडेक्स और CPI के कॉन्टेक्स्ट में कहते हैं। द CPI इज कॉमनली यूज इकोनॉमिक इंडिकेटर दैट ट्रैक इन्फ्लेशन एंड प्रोवाइड इनसाइट इनटू चेंजेस इन द कॉस्ट ऑफ लिविंग फॉर कंज्यूमर। CPI जो है वो एक कॉमनली कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स जो है वो कॉमनली यूज होता है और इकोनॉमिक इंडिकेटर होता है जो बताता है कि कितनी इन्फ्लेशन बढ़ रही है और लोगों की जो एक इंसान की ज़िंदगी गुजारने की जो कॉस्ट है वो कितनी है, यानी कि पाकिस्तान के अंदर जो लोग रह रहे हैं उनको जो ज़िंदगी गुजारने के लिए, यानी कि जो आटा, चावल, चीनी, पानी, ये सारी चीज़ें जो रोज़मर्रा ज़रूरत की हैं जो ज़िंदा रहने के लिए चाहिए, वो उसकी वैल्यू कितनी हो गई है, वो ये इंडिकेट कर रहा होता है। उसके बाद डिफ्लेटर है माइनस GDP और पर्सनल कंजप्शन। डिफ्लेटर क्या होता है, The deflator in the context of GDP, gross domestic product or personal consumer expenditure, refer to a price index that adjusts or inflation measures changes in the overall price levels of goods and services produced consumed in a economy, यानी कि पूरी इकोनॉमी के अंदर जो एक्सपेंस आ रहे होते हैं, यानी कि जो लोग रह रहे हैं, जो एक्सपेंडिचर आ रहे होते हैं, उसको जो है वो
डिफ्लेटर कहते हैं इन कॉन्टेक्स्ट ऑफ जीडीपी, यानी कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यानी कि ये थोड़े डिफिकल्ट से वर्ड आ रहे हैं, इससे आप परेशान नहीं होएगा, इजीली आपको आगे जब हम इसकी एग्जाम्पल देखेंगे तो इजीली आपको समझ में आ जाएंगे। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को सबसे पहले डिस्कस करते हैं। मेजर ऑफ द ओवरऑल लेवल ऑफ प्राइस यूज टू, यानी कि जो एक बास्केट ऑफ गुड्स हैं उसकी प्राइस को यूज़ करने के लिए कि भाई कितना एक कॉस्ट ऑफ लिविंग आ रही है, उसको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कहते हैं। और इसको कैलकुलेट किस तरीके से करते हैं, कॉस्ट ऑफ बास्केट इन दैट मंथ डिवाइडेड बाय कॉस्ट ऑफ बास्केट इन द बेस पीरियड। एक बेस पीरियड आप स्लाइड कर लेते हैं, एक सेलेक्ट कर लेते हैं, और जो आप इस महीने चीज़ें खरीद के ला रहे होते हैं उसको बेस पीरियड से डिवाइड करते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, तो आपका CPI निकल के आ जाता है। अब सिंपल हम एक मिसाल लेते हैं, आपको इजीली समझ में आ जाएगा, परेशान होने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप मिसाल ले लें कि एक बास्केट है, यानी कि आपकी एक बास्केट है, आप घर से निकले, आप सुपरमार्केट गए और आपने 20 पिज़्ज़े ख़रीदे और 10 कॉम्पैक्ट डिस्क यानी कि 10 CDs आपने ख़रीदी। अब ले लेते हैं कि 2002 के अंदर आपने 10 पिज़्ज़े ख़रीदे और उसी दिन आपने 15 जो है कॉम्पैक्ट डिस्क ख़रीदी। उसके बाद 2002 के अंदर जब आप 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 पिज़्ज़ा से, मैं आपको कैलकुलेटर से करके दिखाता हूँ ताकि आपको मज़ीद क्लियर हो जाएगा। अब आप देखें 10 पिज़्ज़ाज़ लिए और कॉम्पैक्ट डिस्क CDs आपने कितनी ली, 15। अब 20 पिज़्ज़ा और 20 पिज़्ज़ा आप ख़रीदते हैं, बास्केट कंटेंट 20 पिज़्ज़ा एंड 10 कॉम्पैक्ट डिस्क। अब ये इसकी प्राइस बता रहे हैं, यानी कि 20 पिज़्ज़ा 20 मल्टीप्लाई बाय 10, ये कितने हो गए, 200 रुपीज़ के पिज़्ज़ा आपके पास आ गए, क्योंकि 20 पिज़्ज़ा आपने ख़रीदे हैं इन सारे सालों के अंदर। यानी कि यहाँ भी 20 पिज़्ज़ा ख़रीदे, यहाँ भी 20, यहाँ भी 20, तो ये प्राइस दी हुई है। अब हम ईयर 2002 के लिए निकालने हैं तो हम 20 को मल्टीप्लाई कर देंगे 10 से, क्योंकि पिज़्ज़ा की प्राइस कितनी है 10 और कितने ख़रीदे हैं 20, तो 20 मल्टीप्लाई बाय 10 इज इक्वल टू 200। उसके बाद आपने सीढ़ियाँ कितनी ख़रीदी हैं 15, तो 10 मल्टीप्लाई बाय 15, तो ये कितना हो गया 150, तो 200 प्लस 150 कितना हो गया 350। अब यहाँ पे देखें कॉस्ट ऑफ बास्केट कितनी आ गई 2002 के अंदर 350। अब सिंपली इसी तरीके से क्या होगा, 2003 के अंदर आपने 20 पिज़्ज़ा खरीदे हैं पर उसकी कॉस्ट कितनी हो गई 11 और CD की कॉस्ट जो थी 15 ही, तो 11 11 0 0 11 2 220, यानी कि 20 रुपीज़ बढ़ गए, CD के प्राइस वही थे, तो यहाँ पे $20 जब बढ़ जाएंगे तो 370 हो जाएगा। ठीक है, तो ये किस तरीके से वैल्यूज़ आ रही हैं यहाँ पे आपको समझ में आ गया। 10 एक पिज़्ज़े की कीमत दी हुई है, एक CD की कीमत दी हुई है, 20 पिज़्ज़े को जब मल्टीप्लाई करेंगे आप 10 पिज़्ज़ा से, यानी कि 10 से कि एक पिज़्ज़ा 10 रुपये का है, तो 20 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये वो निकल के आएगा 200, और 10 को मल्टीप्लाई करेंगे 15 से वो आएगा 150, प्लस करेंगे 350 हो जाएगा। तो ये अमाउंट कैसे आया ये समझ में आ गया। अब CPI कैसे निकालते हैं, CPI निकालने का जो हमें फॉर्मूला दिया गया था ऊपर वो आपने देख लिया था, दोबारा हम देख लेते हैं कि कॉस्ट ऑफ बास्केट इन दैट मंथ, यानी कि दैट मंथ, उसके बाद डिवाइडेड बाय बेस पीरियड। अब यहाँ पे देखें 350 2002 के अंदर जो है वो 350 आ गया, ये हमारा बेस ईयर हो गया। अब 2003 के अंदर कितने का आया 370 का, तो 370 हमारा हो गया करंट मंथ, यानी कि 2003 के अंदर जो हमने चीज़ें ख़रीदी वो करंट हो गया और ये बेस पीरियड हो गया। तो 370 को डिवाइड करेंगे 350 से, सही है, तो ये कितना आया 1.05, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। ये हमने CPI का फॉर्मूला निकाला, कितना आया 105.7। अब ये देखें यहाँ पे निकल के आ गया 105.7, यहाँ का नहीं निकाला क्योंकि 350 को कोई हमारे पास बेस पीरियड नहीं है, तो 100% ही आएगा। 105.71 CPI निकल के आ गया। अब अगर हम अगले ईयर का निकालेंगे तो अगले ईयर को देखें, पिज़्ज़े की प्राइस कितनी होगी 12, जो आप 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 20 से, क्योंकि आपने 20 पिज़्ज़े खरीदे तो कितने हो गए 250, और इसकी प्राइस कितनी हो गई 16 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 से तो ये हो जाएगा 160, 240 प्लस 160 कितना हो गया 400। ये देखें आप पे 400 आ गया कि 2004 के अंदर जो कॉस्ट ऑफ बास्केट हो गई वो 400 हो गई। अब 400 को हम डिवाइड कर देंगे 350 से, क्योंकि हमारा बेस ईयर जो है वो 2002 हमने बनाया हुआ है, तो इसको हम 350 से जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो 1.142 आएगा, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो 114.3 आ रहा है। तो 8 को इसको राउंड अबाउट किया हुआ, जब आप राउंड कर देंगे तो 114.3 आ जाएगा। तो ये सिंपली आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरीके से ये आ रहा है और CPI किस तरीके से आ रही है। इन्फ्लेशन को आप अभी छोड़ दें, मैं आगे आपको समझाऊंगा तो आपको समझ में आ जाएगा, या अगर आप अभी समझते हैं तो CPI में बता देता हूँ आपको इन्फ्लेशन रेट कैसे निकालते हैं। इन्फ्लेशन रेट इस तरीके से निकालते हैं, CPI करंट पीरियड में से माइनस कर देते हैं CPI प्रीसीडिंग पीरियड और उसको डिवाइड कर देते हैं CPI प्रीसीडिंग पीरियड से मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब CPI करंट पीरियड की आप मिसाल ले लें, करंट पीरियड के CPI कितना है 114.3। अब हम इन दोनों ईयर्स को ले लेते हैं, यानी कि CPI करंट पीरियड कितना है 2004 का हम निकाल लेते हैं, तो 2004 का जो CPI होगा वो हमारा करंट पीरियड का हो जाएगा, और जो प्रीसीडिंग पीरियड का
CPI है वो पिछले साल की बात हो रही है, यानी कि पिछला साल जो था 2003 उसका 105.7 था। तो हमने क्या किया, CPI करंट पीरियड में से माइनस करना है CPI प्रीसीडिंग पीरियड। करंट पीरियड हमने ले लिया 114.3 माइनस कर दिया 105.7। अब ये कितना निकल के आया 8.6। अब इसको डिवाइड करना है CPI प्रीसीडिंग पीरियड, यानी कि 105.7 से ही हमने डिवाइड कर देना है। डिवाइडेड बाय 105.7 इज इक्वल टू कितना आ गया 0.0813। अब इसको मल्टीप्लाई कर देना है 100 से। मल्टीप्लाई करेंगे 100 से, कितना आ गया 8.13। और ये देखें यहाँ पर 8.1 आया। इसी तरीके से आप बाकी ईयर्स की भी निकाल सकते हैं। अब हम आगे आ गए GDP डिफ्लेटर पे। GDP डिफ्लेटर क्या होता है उसको हम डिस्कस एक और दफ़ा कर लेते हैं, ऊपर भी हम कर चुके हैं। जब GDP डिफ्लेटर इज आल्सो कॉल्ड द इम्प्लिसिट प्राइस डिफ्लेटर फॉर GDP मेजर द प्राइस ऑफ आउटपुट रिलेटिव टू इट्स प्राइस इन द बेस ईयर। यानी कि ये करता है कि बेस ईयर के मुकाबले में अब प्राइस कितनी हो गई है उसको ये कैलकुलेट करता है। इट रिफ्लेक्ट व्हाट हैपनिंग टू द ओवरऑल लेवल ऑफ द प्राइस इन द इकोनॉमी, यानी कि ओवरऑल कैलकुलेट कर रहा होता है कि इकोनॉमी के अंदर ओवरऑल प्राइस में कितना फ़र्क आ रहा है। अब इसको हम निकाल लेते हैं। यहाँ पे कैलकुलेटर हम दोबारा ओपन कर लेते हैं। अब हम देखें कि 2002 के लिए निकालेंगे, 2001 के लिए हम क्यों नहीं निकालेंगे। आपके जहन में ये सवाल आ सकता है। आप देखें वो क्या बोला है, GDP डिफ्लेटर का फॉर्मूला है नॉमिनल GDP डिवाइडेड बाय रियल GDP मल्टीप्लाई बाय 100। अब देखें अगर मैं 2001 के लिए निकालूं तो 2001 में कितना है 46,200 नॉमिनल GDP है और रियल GDP क्या है 46,200। मल्टीप्लाई कर देंगे तो 1 आ जाएगा यार, उसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो 100 ही आ जाएगा। ये देखें, ठीक है। तो इसलिए हम नहीं निकाल रहे। अब हम अगले ईयर का निकालते हैं। देखें 2002 के अंदर कितना है, नॉमिनल GDP कितना है 51,400 डिवाइडेड बाय 50,000। ये कितना आ गया 1.08। इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से तो कितना निकल के आया 102.8। ये देखें यहाँ पे 102.8 आ रहा है। अब इन्फ्लेशन किस तरीके से निकाली है, यानी कि करंट ईयर का पीरियड का जो वो होगा उसको हम डिवाइड कर देंगे माइनस से, माइनस कर देंगे प्रीसीडिंग पीरियड से और उसको डिवाइड कर देंगे प्रीसीडिंग पीरियड से और मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से। हमारे पास इन्फ्लेशन निकल के आ जाएगा। अब किस तरीके से हम निकालते हैं, अब हम यहाँ से निकाल लेते हैं, यानी कि 2003 को हम ले लेते हैं। करंट पीरियड जो है वो 2003 ले लेते हैं और प्रीसीडिंग पीरियड जो है वो 2002 ले लेते हैं। अब करंट पीरियड में कितना है, GDP डिफ्लेटर 102.1, इसको माइनस कर देंगे हम किससे, GDP 2002 के, वो कितना है 102.8। ठीक है, कितना आ गया 9.3। इसको डिवाइड कर देंगे 102.8 से, जैसे कि हमने पिछली दफ़ा CPI वाले केस में किया था। 0.09 आ गया, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 100 से, कितना आ रहा है 9%। और ये देखें यहाँ पर आ रहा है 9%। अब 9.1 आप कहेंगे तो इसको राउंड ऑफ आउट करके यहाँ पर लेकर आए हुए हैं तो ये 9% हो गया। ठीक है गाइस, तो ये कैलकुलेशन आप एक दफ़ा देखेंगे, हो सकता है आपको कंफ्यूज कर सकती है। आप एक दो दफ़ा इसको रिपीट करके देखेंगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगी। मैंने कोशिश इतनी डिटेल में इसीलिए समझाया था आपको इजीली समझ में आ जाए। फिर भी आपका कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में आप हमसे पूछ सकते हैं। ये हाईलाइटेड नोट्स लेने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मेरा ईमेल आईडी मौजूद है, व्हाट्सएप ग्रुप का लिंक मौजूद है, फेसबुक पेज का लिंक मौजूद है। जो तरीका आपके लिए सूटेबल है उससे हमसे कांटेक्ट कर लें। मैं या मेरी टीम का कोई भी बंदा आपको ये नोट्स जो है वो फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कर देगा। आज के लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। दुआओं में याद रखें।